हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जिसको ज्वाइन कर लिया जिस भी मेरे धुरंधर दोस्त ने, उसके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली होके लगे रहना है। रेगुलरली हम लोगों को टॉपिक्स को एनालाइज करना है, रेगुलरली हम लोगों को डीपीपी लगाना है और रेगुलरली हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस पूरे जो भी सोशल स्टडीज का जो भी सब्जेक्ट हो रहा है, टॉपिक हो रहा है, उसको रेगुलरली 10 से 15 मिनट रोज देना पड़ेगा दोस्तों। यही एक स्ट्रैटेजी, यही एक स्मार्ट वर्क है। रेगुलरली आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है आपकी कमांड दोस्तों बहुत अच्छी हो जाती है। तो 80 आउट ऑफ 80 अगर आप सोचते हैं कि ये मार्क्स मेरे को चाहिए 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ना ना छोड़े। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मेरे वीडियोस देखना ना छोड़े। क्यों? क्योंकि वीडियोस में रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेशंस आते हैं, कुछ ना कुछ जो भी चेंजेस होते हैं वो मैं सारे आप लोगों को बताता हूं, ताकि मेरे सारे दोस्त जितने भी है उन सब के जो मार्क्स है वो 80 आउट ऑफ 80 ही आए। इससे कम में तो बात होगी नहीं। मतलब 100 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं, 100 परसेंटाइल ही चाहिए, इससे कम में बात नहीं चलेगी। अब मान लेते हैं कि स्टेज नंबर हम लोग मान लेते हैं 34 मार्क्स पे, तो स्टेज नंबर 2 जो है हमारी 40 मार्क्स की होगी। तो अप टू सो ऑन ऐसे हमारी स्टेजेस बढ़ती जाएगी। बट करना क्या पड़ेगा? उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए कि अब हम लोगों को नेक्स्ट टेस्ट में इससे ज्यादा मार्क्स लाना है। तो अप टू द मार्क आने के लिए कंसिस्टेंसी तो दोस्तों जरूरी है। बिना कंसिस्टेंसी के काम यहां पे नहीं चलने वाला। आप लोगों को पता है कि आपके ड्रॉबैक्स क्या है। आपको अपने आप से ज्यादा कोई नहीं समझता, दूसरा कितना भी समझा, बट आप अपने आप को जितना अच्छा समझते हैं, आपको अपनी जितनी कैपेबिलिटीज पता है वो दूसरे को पता नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए आप लोग अपने आप पे काम करिए। जो भी रोड मैप, जो भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं आपका हमेशा साथ दूंगा और आपके हमेशा साथ खड़े रहूंगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है भाई? तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग की, डीपीपी नंबर 2 की। और डीपीपी नंबर 2 जो है वो पावर शेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में है, रिलेटेड टू द श्रीलंका। और हम लोग ऑलरेडी जो पावर शेयरिंग नंबर 1 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, डीपीपी सॉल्यूशन कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने बात करी थी बेल्जियम की और इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर शेयरिंग की। तो मतलब टॉपिक नंबर 2 जो है या डीपीपी नंबर 2 जो है वो पूरा पूरा रिलेटेड है किससे दोस्तों? वो है मेनली श्रीलंका से। ठीक है? अगर श्रीलंका की हम लोग बात कर ले तो एक श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। ठीक है? श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो कॉलोनियल रूल से ये आजाद होती है 1948 में। इसके बाद यहाँ पे एक एक्ट बनता है जो कि 1956 में बनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है एक सिस्टम यूज होगा जिसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम, जिसमें मेजॉरिटी स्पीकर जो थे सिंहला थे और ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिंहला को यहाँ बनाया गया। कहा गया जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, उन सब जगह जो है सिर्फ और सिर्फ सिंहला स्पीकर्स को ही सब कुछ मिलेगा। और देखा गया कि कंट्री में इसका जो परसेंटेज था वो टोटल मिला के 74% था। इसके अलावा जो लोग रहते थे वो थे यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स, और जो रहते थे उसको बोलते थे हम लोग इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स को दोनों को मिला के हम लोग तमिल्स बोलते हैं, जो कि 18% यहाँ पे रहा करते थे। मेनली ये लोकेटेड थे नॉर्थ और ईस्ट वाले एरियाज में, और आगे चल के यही नॉर्थ और ईस्ट वाले एरियाज ने सेपरेट स्टेट्स की डिमांड करी, जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे इलम। तो यहाँ पे सिंहला स्पीकर्स, यहाँ पे तमिल और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहा करती थी यहाँ पे। बट ये सारी कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी में थी और सिंहला जो थी वो मेजॉरिटी में थी। फाइनली हुआ क्या, ये सारी चीजें जब 1956 के बाद कंटिन्यूअसली चलने लगी, सिंहला को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे नंबर्स में, और वो जो धर्म को पालन करते थे उसका नाम था यहाँ पे बुद्धिज्म। 1980s तक के तो कहानी ठीक ठाक चल पाई, मगर 1980s के बाद कहानी थोड़ी सी पलट जाती है और लोग रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने जो राइट्स है उसके लिए लड़ना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो फाइनली सिविल वॉर वहां क्रिएट होता है, और जो सिविल वॉर है वो खत्म होता है 2009 में। और ये सिविल वॉर में मेन रोल प्ले करता है एलटीटी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। इलम का मतलब होता है सेपरेट स्टेट। तो नॉर्थ और ईस्ट वाले जो एरियाज के लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे नहीं रहना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने श्रीलंका को बहुत ही कम शब्दों में समझने की कोशिश करी। दूसरा, अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा, उसके बराबर इसकी लगभग पॉपुलेशन है। ठीक है भाई? तो चलिए ये ओवरव्यू हम लोगों ने समझा पूरे श्रीलंका में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हमारे क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमारी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? What was the primary goal of the सिंहला मेजॉरिटी गवर्नमेंट? अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिंहला मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है उसका मेजरली गोल क्या था।
इन श्रीलंका आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1948। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी ईयर्स की बात होती है ना, तो ईयर्स को बिल्कुल कंठस्थ रखो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में याद करके रखो, है ना भाई। चलिए, तो एक एक ईयर को मैं थोड़ा सा फिर से याद करवा देता हूं लिख के, तो ताकि आपके एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले 1948 को याद करना। 1948 में क्या हुआ था सर? श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। सर इंडिपेंडेंट किससे हुआ था? तो वो हुआ था कॉलोनियल रूल से। ठीक है भाई, पहला पॉइंट याद हो गया कि श्रीलंका कॉलोनियल रूल से फ्री होता है 1948 में। ठीक है भाई, अब 1956 में क्या होता है? 1956 में एक एक्ट बनाया जाता है जिसमें सिंहला स्पीकर जो भी होंगे या सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले जो भी होंगे, तो यहां पे सिंहला को मान लिया ऑफिशियल लैंग्वेज, और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे वहां पे सारी फैसिलिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी दोस्तों? सिंहला को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए तीसरी बड़ी बात, 1980s के बाद से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लोगों के बीच में रिवॉल्ट करने का सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सिविल वॉर। ठीक है, इसी बीच में बन जाता है LTTE, जो कि डिमांड करता है सेपरेट स्टेट की, जिसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे इलम। इसको बोलते हैं हम लोग लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, इलम। ठीक है भाई, चलिए ये मेनली ऑपरेट करता था दोस्तों जाफना से। जाफना जो है श्रीलंका का, अगर हम लोग देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जाफना है। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स ऐसे बने हुए हैं, तो ये जो है जाफना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता था श्रीलंका का। ठीक है, नंबर 4 हम लोग बात करें तो 2009 में जाते जाते यहाँ पे सिविल वॉर जो है वो फाइनली एंड हो जाता है। तो दोस्तों 4 ईयर याद करने हम लोग को श्रीलंका से रिलेटेड, वो है 1948, 1956, 1980s, और यहाँ पे याद करना है 2009। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ तक के कहानी क्लियर हो गई। तो अब ये बोल रहा है कि जो सिंहला गवर्नमेंट बनी, मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, उसका प्राइमरी गोल क्या था, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। क्या? टू प्रमोट इक्वालिटी राइट फॉर ऑल द एथनिक ग्रुप। अब यहाँ पे एथनिक ग्रुप की बात करिए दोस्तों, तो यहाँ कौन कौन से एथनिक ग्रुप थे हम लोग यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंहला की। सिंहला अप्रोक्सीमेटली 74%। ठीक है भाई, तमिल जो है वो लगभग 18% मान लो, और बाकी जो है वो रेस्ट मान लो, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या ये प्रमोट करना चाहते थे इक्वालिटी? अगर प्रमोट करना चाहते थे इक्वालिटी तो ये सिंहला मेजोरिटी और मेजोरिटेरियनिज्म जो सिस्टम है उसको यहाँ पे ऑप्ट नहीं करते। ठीक है, टू एस्टैब्लिश सिंहला डोमिनेंस इन द गवर्नमेंट। हाँ, ये कहीं ना कहीं दिखने लगा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था, मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम चल रहा था, जिसमें माइनॉरिटी की नीड्स और डिमांड को खत्म कर दिया जाता है। ठीक बात है, चलिए तो यहां पे क्लियर हो रहा है कि एस्टैब्लिश करना चाहते थे कहीं ना कहीं डोमिनेंस गवर्नमेंट की। कौन से स्पीकर? तो सर सिंहला स्पीकर्स। ठीक है, टू इंप्लीमेंट पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। यहां अगर पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते तो ये 2 तरीके से कर सकते थे दोस्तों। यहां पे या तो वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बनाते, ठीक है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलता है प्रूडेंशियल रीजन में, या तो ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, या तो ये यहाँ पे DPSP की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। ठीक है, और ये सारी चीजें जो करते ये लोग कर सकते थे दोस्तों यहाँ पे फेडरल सिस्टम से। बट इन लोगों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए कहानी थोड़ी सी ज्यादा उलझ जाती है। ठीक है भाई, चलिए टू फॉस्टर कल्चरल डाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं ये कल्चरल डाइवर्सिटी को यहाँ पे और ज्यादा फॉस्टर करना चाहते थे और ज्यादा बढ़ाने चाहते थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है भाई, तो चलिए तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारा आंसर हमारे को बहुत ज्यादा क्लियर है सर कि ये सिंहला का जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक के कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपके कमेंट का फिर जवाब दूंगा कि जो समझ में नहीं आया उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following measures was adopted by the Sri Lankan government in 1956 to assert Sinhala supremacy? तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंहला के सुप्रीमेसी के लिए क्या यहाँ पे मेजर्स यूज करे? रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात तो दोस्तों यहाँ पे गलत दी गई है। क्यों? क्योंकि तमिल जो थे वो टोटल मिला के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने थे? यहाँ पे 18% थे, और 18% भी दो पार्ट्स में डिवाइड थे, ये 13% में और ये 5% में। ये जो 13% थे वो थे यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स, और ये जो थे वो दोस्तों यहाँ पे थे इंडियन तमिल्स। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे ये वाली बात तो बिल्कुल सही नहीं है। फेवरिंग तमिल एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिंहला को ही मिल जाता था यूनिवर्सिटी में पोजीशन। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है या यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो सब किसको दी गई है दोस्तों? यहाँ पे सिंहला को दी गई है। रिकॉग्नाइजिंग सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या यहाँ पे सिंहला को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया? बिल्कुल माना गया। कौन से एक्ट में माना गया सर? 1956 के एक्ट में माना गया। प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर तमिल्स इन गवर्नमेंट, क्या यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई? बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी दी गई थी सिर्फ सिंहला को, ना कि तमिल्स को। ना तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल, ना इंडियन तमिल, ना मुस्लिम कम्युनिटी, ना तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे सुपीरियरिटी दी गई, या तो यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा सर? यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो क्या माना गया? सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोलता है व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, क्या एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के क्या मेजर्स होने चाहिए यहाँ पे जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑप्ट कर रहे थे? ठीक है भाई, चलिए इंक्रीज कॉपरेशन बिटवीन सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज, अगर ये कॉपरेशन कर लेते तो वहां पे सिविल वॉर होता ही नहीं, पहली बात तो ये है। एनहांस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, क्या यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी को यहाँ पे एनहांस किया गया और यहाँ पे क्या टॉलरेंस की बातें करी गई? बिल्कुल नहीं करी गई दोस्तों। यहाँ पे एलिनेशन एंड डिसकंटेंट अमंग द तमिल पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं इन लोगों को लगने लगा कि हम लोग रह तो रहे श्रीलंका में मगर हम लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है, और मेनली सब कुछ जो फैसिलिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ सिंहला को मिलने वाली है, हमें कोई भी फैसिलिटीज या हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है भाई, स्ट्रेंथेंड यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिटी की बात करते थे और कहीं ना कहीं ये नेशनल आइडेंटिटी की बात करते थे। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन को एक तरफ मान लिया गया था, मतलब एलिनेशन एंड डिसकंटेंट क्रिएटेड अमंग द तमिल पॉपुलेशन। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा यहाँ पे सी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? बोलता है हाउ डिड बेल्जियन गवर्नमेंट एड्रेस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस, तो ये बेल्जियम गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए वो कैसे हुए, हाउ कैसे हुए, यहाँ पे हम लोग को ये बताना है। ठीक है, बाय इंपोजिंग मेजोरिटेरियन पॉलिसीज, क्या यहाँ पे मेजोरिटेरियन पॉलिसीज का यूज किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को पता है कि मेजोरिटेरियनिज्म सिस्टम तो था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कंट्री के लेवल पे, तो कंट्री के लेवल पे डच जो थे वो तो ज्यादा थे, वो थे अप्रोक्सीमेटली 59%। अगर फ्रेंच की हम लोग बात करते हैं तो फ्रेंच थे दोस्तों यहाँ पे 40%, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जर्मन की तो जर्मन जो थे वो थे यहाँ पे 1%। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। बट जैसे ही हम लोग कैपिटल में जाते हैं, और कैपिटल क्या थी दोस्तों? यहाँ पे कैपिटल थी सर बेल्जियम की ब्रुसेल्स। तो ये जो ब्रुसेल्स थी वहां कंपोजिशन था कि जो डच है वो सिर्फ 20% होंगे और जो फ्रेंच है वो यहाँ पे 80% होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे देखा जाए तो कि जो बेल्जियम गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस यहाँ पे कहीं किसी भी तरीके से क्रिएट हो रहा था क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो ये मेजोरिटेरियन पॉलिसीज तो यहाँ पे ऑप्ट ही नहीं की गई। ठीक है भाई, चलिए बाय रिकॉग्नाइजिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, ये बहुत अच्छा किया था इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था सर कि 1970 से लेके 1993 तक के यहां पे 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ।
ठीक है भाई, तो 4 बार क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि आखिरी जो अमेंडमेंट था उसमें बनाई गई यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या कहा गया कि यहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन अपने अपने कम्युनिटी के लोग आए और यहाँ पे वोटिंग करे, जो कि यहाँ पे कल्चरल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे और यहाँ लिंग्विस्टिक लेवल पे अपने हिसाब से काम यहाँ पे सारे के सारे कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक के कहानी क्लियर हो गई दोस्तों हम लोगों को कि भाई यहाँ पे कम्युनिटी और लैंग्वेज दोनों को ही प्रायोरिटी दी गई थी और बेल्जियम का मॉडल इसीलिए सबसे बेस्ट माना जाता था इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। यही कारण रहा कि आगे चल के ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर बनाया गया दोस्तों यूरोपियन यूनियन का, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीस। ठीक है, कहानी यहां तक के क्लियर है दोस्तों। बाय डिनाइंग रीजनल ऑटोनॉमी, क्या यहां पे रीजनल ऑटोनॉमी को डिनाई करा गया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाय फेवरिंग वन लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं किया गया यहां पे बेल्जियम में। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है सर कि क्वेश्चन जो दिया गया था, हाउ डिड बेल्जियम गवर्नमेंट एड्रेस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस, तो कैसे डिफाइन किया गया कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर लीजिए अपने, और एग्जाम में ये दोस्तों बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए सर? आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया सर, फोर्थ का आंसर जो है वो बी होना चाहिए, बाय रिकॉग्नाइजिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ता हूं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंश्योर्स कॉपरेशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन बेल्जियम? तो ऐसा क्या कॉपरेशन इन लोगों ने शो किया कि यहाँ पे किसी भी लड़ाई झगड़े के बिना पीस के साथ में यहाँ पे सारे सिस्टम जो है वो सही हो जाते हैं? ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? चलिए हम लोग देखते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इन ब्रुसेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें ब्रुसेल्स में, तो ब्रुसेल्स में यहाँ कंपोजिशन कुछ इस तरीके से था कि 80% जो है वो यहाँ फ्रेंच स्पीकर थे, ठीक है, और 20% जो है यहाँ पे डच स्पीकर्स थे। ठीक है, ये कंपोजिशन था। तो यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोस्तों लिंग्विस्टिक कम्युनिटी ब्रुसेल्स में। दूसरी बात बोलता है स्पेशल लॉ बनाया गया रिक्वायरिंग सपोर्ट फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज। हाँ, ये अच्छा किया गया था कि अगर कोई भी लॉ बनेगा तो यहाँ पे हमें उसमें मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी ये बात है कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन जो है यूनिलैटरल नहीं होगा, मतलब अकेले कोई भी आप डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी, भैया यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी की कोई बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, चलिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं कही गई, क्योंकि ब्रुसेल्स को हम लोगों ने देखा था कि हेडक्वार्टर बनाया गया था दोस्तों यूरोपियन यूनियन का, तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है ब्रुसेल्स में वो तो था ही नहीं, 80% और 20% था। तो बचा क्या दोस्तों यहाँ पे? स्पेशल लॉज रिक्वायरिंग सपोर्ट फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज। ठीक है, स्पेशल जो भी लॉज बनेंगे उसमें बोथ द कम्युनिटी को हम लोगों को रखना पड़ेगा और उनकी यहाँ पे हमें प्रेजेंस भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या समझ में आता है सर? स्पेशल लॉज रिक्वायरिंग सपोर्ट फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं दोनों मिलके कोऑपरेट करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रुसेल्स जो है वो आगे चलता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? व्हाट डिस्टिंग्विशेस द बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम मेजोरिटेरियन अप्रोच? ठीक है भाई, मेजोरिटेरियन अप्रोच से डिफरेंट कैसा है बेल्जियन मॉडल, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, इंपोजिशन ऑफ लिंग्विस्टिक हेजिमनी, डिनाइल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म से कैसे अलग है ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई डच स्पीकर्स को भी, फ्रेंच स्पीकर्स को भी और जर्मन्स को भी। इसीलिए यहाँ पे एक अनोखी टाइप की गवर्नमेंट बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बाकी सब जगह हम लोगों को देखने को आज नहीं मिलती है दोस्तों। तो यहाँ कहानी क्लियर होती है कि यहाँ पे प्रमोशन किया जाता था दोस्तों रीजनल ऑटोनॉमी का। किसका प्रमोशन किया जाता था दोस्तों? यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी का। बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं करती ये बेल्जियम मॉडल और मेजोरिटेरियन अप्रोच को। तो आंसर क्या है दोस्तों? प्रमोशन ऑफ द रीजनल ऑटोनॉमी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है
What was the key demand of the श्रीलंकन तमिल community in response to the discriminatory policy? अब यहाँ पे श्रीलंकन तमिल जो है इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने क्या आवाज उठाई या क्या की डिमांड थी इन लोगों की, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग श्रीलंकन तमिल्स की बात करें, ठीक है, तो अब यहां पे यहां वाला जो एरिया है दोस्तों, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये वाले एरियाज में मेनली डोमिनेट करते थे तमिल्स। ठीक है, अब यहां पे तमिल की पॉपुलेशंस की हम लोग बात करें तो तमिल्स टोटल मिला के थे दोस्तों यहाँ पे 18%। ठीक है, जिसमें से श्रीलंकन तमिल 13% और इंडियन तमिल जो है वो मिला के होते थे 5%, तो ये टोटल मिला के हो गया 18%। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ बोल रहा है कि इनकी की डिमांड क्या थी, रिकॉग्निशन ऑफ सिंहला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पे इन लोगों की डिमांड ये तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 1956 के एक्ट के बाद श्रीलंका की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज वो सिंहला अपने आप ही बन गई थी, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम ऑप्ट किया गया था दैट इज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम। ठीक है भाई, चलिए नंबर 2 हम लोग बात करते हैं रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जो सारी चीजें आप सिंहला को दे रहे हैं, हम भी वहीं रह रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और हमें रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और इसी के लिए आगे चल के इन लोगों ने डिमांड करा 1980s के बाद विच इज नोन एज इलम। ठीक है भाई, चलिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर सिंहला एप्लीकेंट इन गवर्नमेंट। भाई अभी हम लोग तमिल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंहला तो आएगा ही नहीं यहाँ पे प्रेफरेंशियल में। प्रोटेक्शन एंड फॉस्टरिंग द बुद्धिज्म, यहाँ पे बुद्धिज्म रिलीजन की बात ही नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो की डिमांड थी श्रीलंकन तमिल्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के अगेंस्ट में वो थी रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक भाई, यहाँ तक की कहानी याद रखना है हम लोगों को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आते हैं। What contributed to the escalation of tensions between the Sinhala and the Tamil community in Sri Lanka? ठीक है, तो श्रीलंका और यहाँ पे जो श्रीलंकन्स है, मतलब श्रीलंका में जो तमिल कम्युनिटी है और यहाँ पे जो सिंहला है, इनके बीच में क्या टेंशंस क्रिएट हो जाती है? क्या यहाँ पे बात होती है रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? क्या वो बोल रहे हैं कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए यहाँ पे? क्या ये बोल रहा है कि अकोमोडेशन ऑफ तमिल डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि तमिल की जो डिमांड है वो इस तरीके से है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए इस कंट्री में? डिनाइल ऑफ तमिल डिमांड्स फॉर लैंग्वेज राइट्स एंड रीजनल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ऐसा किया गया कि जो तमिल की डिमांड थी, अब उनकी डिमांड तो थी भैया इक्वालिटी की, उनकी डिमांड थी कि रीजनल ऑटोनॉमी मिले एंड राइट्स एंड द रीजनल ऑटोनॉमी। तो इनने जो बात रखी थी तमिल्स ने, उनकी बात को या तो यहाँ पे डिनाई कर दिया गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, और यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है पावर शेयरिंग के मैकेनिज्म को। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या टेंशन क्रिएट हुई थी तमिल कम्युनिटीज और सिंहला के बीच में? तो सिर्फ एक ही क्रिएट हुई थी प्रॉब्लम, जो की थी कि तमिल को यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे राइट्स नहीं मिल रहे थे, दूसरा यहाँ पे हम लोगों को रीजनल ऑटोनॉमी नहीं मिल रही थी, मतलब कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं मिल रही थी और रीजनल ऑटोनॉमी नहीं मिल रही। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये बोलता है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन द सिंहला एंड द तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका। अब यहाँ पे इनके बीच में जो क्लैशेस हो रहे थे, इसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों? क्या रिजल्ट आता है दोस्तों, हम लोग को यह बताना है। पीसफुल रिजोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज, क्या यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन हो गया, दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और यहाँ पे ये डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज हो गया सारा का सारा, ऐसा हुआ। फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नदर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका, और यहाँ पे क्या होता है इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है तमिल स्टेट, जो कि कहीं ना कहीं नदर्न पार्ट में होता है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में होता है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा ये बोलता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड द नेशनल आइडेंटिटी, क्या ये यहाँ पे यूनिटी बढ़ाने की बात होती है और नेशनल आइडेंटिटी बढ़ाने की बात होती है, या तो बोलता है कोलैबोरेशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पे कोलैबोरेट किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटकम है वो ये निकल के आता है कि इंडिपेंडेंट तमिल्स के लिए यहाँ पे नदर्न एरिया में भी और यहाँ पे श्रीलंका के ईस्टर्न एरियाज में भी उन लोगों को इंडिपेंडेंट एरियाज दे दिए जाते हैं, मतलब सेपरेट इलम जो है उन लोगों को यहाँ पे मिल जाता है फाइनली। ठीक है भाई,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है व्हाट इंपैक्ट डिड द सिविल वॉर, अब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था 1980s में, कब खत्म होता है दोस्तों? 2009 में। व्हाट इंपैक्ट डिड द सिविल वॉर हैव ऑन श्रीलंकाज सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये तीनों में इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट अच्छे होने लगते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारे सेक्टर्स जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश हो जाते हैं। या मिनिमल डिसरप्शन टू सोशल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां पे बोल रहा है मिनिमल डिसरप्शन होता है सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, मतलब वहां बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज एंड इकोनॉमिक सेटबैक्स, तो या तो ये होता है सिविल वॉर के बाद की बहुत ज्यादा यहाँ पे जो लॉस है वो लाइफ का होता है, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से माइग्रेशन करना पड़ता है इन लोगों को, और इकोनॉमिक सेटबैक, पैसे कमाने का कोई साधन यहाँ पे नहीं बचता है। एनहांस कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द टॉलरेंस, क्या यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी और यहाँ पे टॉलरेंस की बात की जाती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है सिविल वॉर के कारण वो होता है लॉस ऑफ लाइफ का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फैमिलीज का और इकोनॉमिक सेटबैक्स का। तो आंसर हमें समझ में आ गया है सर कि आंसर होगा यहाँ पे सी। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आंसर? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की कैटेगरी आ गई है हमारे पास, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत क्लियर है दोस्तों कि आंसर आता है तो आता है, नहीं तो मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम लोगों को जो भी टॉपिक है वो क्लियर कट पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से कमांड लानी पड़ेगी, तभी जाके हमारा काम चल पाएगा दोस्तों। चलिए तो इसमें समझते हैं हम लोग। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री निकल के आती है कब? तो ये यहाँ पे किसी की गुलाम होगी पहले, तो वो गुलाम किसकी थी दोस्तों? कॉलोनियल पीरियड में किसकी होगी भैया? ब्रिटिशर्स की गुलाम हो गई है। और ये कब इंडिपेंडेंट कंट्री बन के आती है? तो वो ईयर था दोस्तों यहाँ पे 1948। कौन सा ईयर है दोस्तों? 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है हमारे सामने, क्या कहता है? द लीडर्स ऑफ द डैश कम्युनिटी, यहाँ पे जो लीडर है डैश कम्युनिटी के, सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, और यहाँ पे लीडर्स जो थे इस गवर्नमेंट इस कम्युनिटी के, वो डोमिनेंस करते थे किस पे? गवर्नमेंट पे, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी होने के कारण वो यहाँ पे डोमिनेंस शो कर पाते थे। तो मेजॉरिटी में कौन थे दोस्तों श्रीलंका में? आपको पता है 74% कौन थे? सिंहला स्पीकर। सिंहला स्पीकर मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंस कौन सी कम्युनिटी शो करेगी दोस्तों? तो सिंहला कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे डोमिनेंस करेगी। चलिए यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है इन 1956 एन एक्ट वॉज पास, अब यहाँ पे बोलता है 1956 में एक एक्ट पास होता है टू रिकॉग्नाइज डैश एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, उस समय पे एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई गई थी। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, और उसके कारण दूसरी जो लैंग्वेज थी जो कि माइनॉरिटी में थी उसको यहाँ डिसरिगार्ड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो यहाँ पे 1956 में एक एक्ट जो पास हुआ जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था सिंहला को। किसको बना दिया गया था? जो कि मेनली रिलीजन फॉलो करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे बुद्धिज्म, ठीक है भाई। चलिए तो सिंहला यहाँ पे रिकॉग्नाइज करी गई थी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। The government followed preferential policies that favored dash applicant, अब यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जॉब्स है, उन सब जगह पे यहाँ पे फेवर किया जाता था डैश एप्लीकेंट्स का। फॉर यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए सिर्फ इन लोगों को ही यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, तो ये प्रायोरिटी कौन देने वाला है दोस्तों यहाँ पे? तो वो प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ देने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे सिंहला स्पीकर्स को। किसको देने वाले दोस्तों यहाँ पे? सिंहला स्पीकर्स को। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि ये जो 12, 13, 14 मतलब 12, 13 और 14 तीनों क्वेश्चन है, इनका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंहला। और ये तीनों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप के और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? बोलता है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर, यहाँ पे एक रिलीजन की बात हो रही है दोस्तों कि स्टेट जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेगा, एक पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पे अपलिफ्ट करने वाला है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि सर यहाँ पे कौन से रिलीजन का डोमिनेंस था, कौन सा रिलीजन जो है वो ज्यादा था, ठीक है भाई। तो चलिए तो यहां पे अगर हम लोग क्लियरली बात करें तो 74% जो थे वो थे सिंहला, ठीक है, जो कि फॉलो करते थे यहां पे बुद्धिज्म, ठीक है भाई। चलिए अब ये बुद्धिज्म गया कहां से? तो गया तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया से। अब ये इंडिया से कैसे गया होगा? तो ये गया होगा जब यहाँ पे
एम्पर अशोक होगा, ठीक है, या तो हम लोग बोलते हैं इसको द ग्रेट अशोक। इसका नाम और था देवनाम प्रियदर्शी। चलिए ये नाम याद रखिएगा। अब यहां पे इसके हम लोग सन की बात करते हैं और हम लोग इसके यहां पे डॉटर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो सन था वो था यहां पे महेंद्र वर्मन, और जो डॉटर थी उसका नाम था यहां पे संघमित्रा। ठीक बात है। और इन दोनों को ही यहाँ पे रिलीजन को स्प्रेड करने को यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एम्परर अशोक जो था पहले बहुत ज्यादा किलिंग्स करने के बाद वो बुद्धिज्म के चरणों में आता है। वो बोलता है कि मैंने इतनी सारी किलिंग्स करी बट अल्टीमेटली मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो अब मैं चाहता हूं कि अब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिलीजियस सिस्टम है उसके अंदर में इन्वॉल्व हूं, और उसको वापस बहुत अच्छा मिला, ठीक है ना, सारी चीजें अच्छी मिलने लग गई। और वो क्या करता था, यहाँ पे रॉक पिलर्स बनाते हुए जाता था। तो जो भी उनकी स्टेटमेंट्स थी वो रॉक एडिक्ट्स या रॉक पिलर्स पे लिखी जाती थी, ठीक है। तो यहां तक के एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है दोस्तों 1956 में, और ये जो देश आजाद होता है वो होता है यहाँ पे 1948 में। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो यहाँ कहीं ना कहीं फॉस्टर करेगा एक धर्म को जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे बुद्धिज्म। क्या नाम है दोस्तों यहाँ पे? बुद्धिज्म। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? जल्दी से बताइए दोस्तों, अब आंसर क्या होना चाहिए? आप लोगों को पता है आंसर है यहाँ पे बुद्धिज्म, ठीक है भाई। चलिए अब बोलता है कि बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, ठीक है भाई। बेल्जियम के लीडर्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग यहाँ पे 4 बार जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे अमेंडमेंट में लेके आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और उसमें चारों में अमेंडमेंट में कुछ इस तरीके से बोला इन लोगों ने कि पहला बोला इन लोगों ने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच की जो मिनिस्ट्री में यहाँ पे स्पेस होगी वो क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा ये बोला इन लोगों ने यहाँ की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके अंडर में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं काम करेगी। मतलब यहाँ पे इनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए थे, ठीक है भाई। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज किया गया वो कुछ इस तरीके से किया गया यहाँ पे कि यहाँ पे बनेगी दोस्तों एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में कहा गया कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज के बेसिस पे चेंजेस कर सकती है। अब यहां पे डच इज इक्वल्स टू फ्रेंच इज इक्वल्स टू यहाँ पे जर्मन, जो भी जहां पे भी रह रहा है वो आके यहाँ पे वोटिंग कर सकता है। और इस टाइप की गवर्नमेंट को यहाँ पे कहा गया था दोस्तों कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या कहा गया था दोस्तों? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है भाई। तो चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इसी तरीके से रिलेट करता है कि 1970 से लेके 1993 तक के बेल्जियम के जो लीडर थे उन लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट करा, और एन अरेंजमेंट दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम। अब यहाँ पे कोशिश करी गई कि सारे लोग उसी जगह पे रहे और एक दूसरे से मिलजुल के रहे। तो एक ऐसे सिस्टम जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? तो बोल रहे हैं कि ऐसे सिस्टम बनाएंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे जिसके कारण सभी लोग जहां रह रहे हैं उसी जगह रह पाए। मतलब जिस कंट्री में रह रहे थे अभी तक के उसी कंट्री में ये कंटिन्यूअसली रहते रहे। मतलब विद इन द सेम कंट्री। कहाँ रहे दोस्तों? ये सेम कंट्री में, ठीक है। कोई बाइफर्केशन नहीं होगा, कोई डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है भैया यहाँ पे? तो ये बोलता है द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स shall be dash in the central government according to the Belgium constitution। तो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द डच एंड नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज
कैसे होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे बोला गया कि शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है वो इक्वल होने चाहिए। कहां पे दोस्तों? तो वो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, कहां पे दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहां पे दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इक्वल यहाँ पे होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, डच के भी और फ्रेंच के भी स्पीकिंग मिनिस्टर्स। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कहता है ये Many powers of the central government have been given to dash government। बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर उठा के यहाँ पे ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री किस गवर्नमेंट को दी गई? तो वो दी गई दोस्तों यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को। तो बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो दी गई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को। किसको दी गई? किसको दे दी गई दोस्तों? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक है कहानी क्लियर हो गई स्टेट गवर्नमेंट की, बिल्कुल एकदम कंठस्थ। ठीक है, चलिए ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की एक अपनी खुद की सेपरेट गवर्नमेंट होगी, ठीक बात है। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव डैश रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ब्रुसेल्स की खुद की एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जहां पे दोनों कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए? अनइक्वल होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए? सर आपको पता है यहाँ पे हम लोग लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? इक्वालिटी के लिए। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा दोस्तों? यहाँ पे तो वो होगा यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये बोलता है बाय द 1980s। देखो भाई ये ईयर फिर से आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि ईयर सबसे ज्यादा जरूरी है याद करना। बिना ईयर याद करे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना भाई। और ईयर किस में आ रहा है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आ रहा है दोस्तों श्रीलंका में। तो श्रीलंका में आप लोगों को 4 साल याद करने हैं। पहला 1948, दूसरा 1956, तीसरा 1980s और चौथा जो है वो है 2009। इन चारों को याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे ये बोलता है बाय द 1980s। अब 1980s में क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पे श्रीलंका में स्टार्ट हो चुका था सर यहाँ पे सिविल वॉर। क्या स्टार्ट हो चुका था दोस्तों? सिविल वॉर। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका वेयर एडवोकेटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं अब चाहते थे कि अब हमें भी कोई सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें भी कोई सेपरेट जगह चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ श्रीलंका को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो यहाँ पे मेनली डोमिनेंस कर रहे थे तमिल्स। ठीक है, तो कौन सा एरिया चाहिए इन लोगों को मेनली दोस्तों? तो वो चाहिए मेनली नॉर्थ और चाहिए ईस्ट। और इस एरिया को इन लोगों ने डिमांड करा एज अ स्टेट विच इज नोन एज इलम। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको? इलम। तो यहाँ पे जो बात करी गई है वो किसकी करी गई है दोस्तों? तमिल इलम इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका के लिए यहाँ पे डिमांड करी गई किसकी? सेपरेट इलम्स की। किसकी दोस्तों? यहाँ पे सेपरेट इलम्स की। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है सर, इलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं सफरनामा में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है और हम लोग को बताना है ये ट्रू और फॉल्स है या नहीं है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948। श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कॉलोनियल रूल से 1948 में। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। 1948 में जो है श्रीलंका यहाँ पे क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है। किससे दोस्तों? तो वो हो जाती है सर यहाँ पे कॉलोनियल रूल से। ठीक है भाई, किससे फ्री होती है ये? कॉलोनियल रूल से। ठीक है, इसी के पहले अगर हम लोग बात करें तो इंडिया भी यहां पे इंडिपेंडेंट होती है 1947 में। पाकिस्तान भी यहां पे इंडिपेंडेंट हो जाता है दोस्तों 1947 में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें पड़ोसी देश हमारा जो है वो है यहाँ पे चाइना। चाइना भी हो जाता है दोस्तों 1949 में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंस अलग अलग कंट्रीज की, हमारी नेबरिंग कंट्रीज की भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, चलिए तो इस तरीके से समझ में आया कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है दोस्तों 1948 में। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंहला कम्युनिटी इन श्रीलंका। अब ये सिंहला कम्युनिटी श्रीलंका में क्या है भाई? तो सिंहला कम्युनिटी श्रीलंका में जो है वो है सर यहाँ पे 74%, जो कि फॉलो करने वाली है कौन सा रिलीजन? तो वो है सर बुद्धिज्म।
sought dominance over the government due to their minority status। अगर ये 74% होगी तो सर ये माइनॉरिटी नहीं होगी ना, ये तो क्या होगी सर, मेजॉरिटी होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही दिया है कि गलत दिया है दोस्तों? स्टेटमेंट 100% गलत दिया गया है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर जल्दी से बताएंगे इसका। तो आंसर क्या है दोस्तों? फॉल्स है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1956 वो ईयर था जिस समय पे यहाँ पे एक अमेंडमेंट होता है, एक तरीके से लॉ बनता है, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, एन एक्ट वाज पास्ड इन श्रीलंका रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें माना गया था सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सभी जगह पे प्रायोरिटी दी गई थे सिर्फ और सिर्फ सिंहला को, ना कि तमिल्स को। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों 100% जो है वो गलत दी गई। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आंसर क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। तो ये बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में, द श्रीलंकन गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग तमिल एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा तमिल्स को। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था भैया, सारी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंहला स्पीकर्स को मिलती थी, ना कि तमिल्स को। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी यहाँ पे क्या है, गलत दी गई है। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। ये बोलता है यहाँ पे, द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड द प्रोटेक्शन एंड फॉस्टरिंग ऑफ द हिंदुइज्म। यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को फॉस्टर करने की बात करता है, मैंडेट करने की बात करता है, सिस्टम बनाने की बात करता है। तो यहाँ पे बाकी धर्मों को भी यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए था भैया, सपोर्ट करना चाहिए था, जिसमें हम लोग इस्लाम की भी बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की भी बात करते हैं और स्पेशली तमिल्स की तो बात करते ही हैं। मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था दोस्तों। यहाँ पे श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय पे वो सिर्फ प्रायोरिटी देता था किसको, सिंहला स्पीकर के जो लीडर्स थे उन लोगों ने प्रायोरिटी सिर्फ सिंहला स्पीकर्स को दी, अदरवाइज किसी को भी यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी थी दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स। अब यहाँ पे जो बेल्जियन लीडर था उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार यहाँ पे अमेंड किया। ठीक है, कितने बार किया, तो 4 टाइम्स करा सर। कब से कब तक के, 1970 से लेकर 1993 के बीच में करा। टू एड्रेस रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या ये इससे कहीं ना कहीं ये क्रिएट होता है कि रीजनल डिफरेंसेस थे और कल्चरल डाइवर्सिटी थी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस की बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से आ जाती है दोस्तों, डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं बेल्जियम की। ठीक है, तो ये लगभग 59%, ये लगभग 40% और ये लगभग 1% हुआ करता था। ठीक है, बट कंट्री के लेवल पे हम लोग बात करें, मतलब कि कंट्री की कैपिटल के लेवल पे बात करें, ब्रुसेल्स की हम लोग बात करें, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था, फ्रेंच और डच। अगर फ्रेंच की हम लोग बात करें तो ये होते थे दोस्तों यहाँ पे 80% और डच जो थे ये यहाँ पे होते थे 20%। यहाँ पे फ्रेंच ज्यादा भी थे और रिच एंड पावरफुल भी थे। ठीक बात है, चलिए कहानी क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछता है 1970 से लेकर 1993 के बीच में यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी थी, इसके कारण ही कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार दोस्तों? 4 बार। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है स्टेटमेंट? ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें, the number of Dutch and the French speaking ministers in central government must be unequal। अरे भाई सबसे पहले बात ही हुई है यहाँ पे इक्वालिटी की, कि बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है उसमें सबसे प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों यहाँ पे इक्वालिटी को। किसको दी जाएगी दोस्तों? यहाँ पे इक्वालिटी को। तो आंसर जो है इस स्टेटमेंट के हिसाब से फॉल्स होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स होगा। तो आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैव सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी
एंड आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में, उनकी सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी रहेगी, यहाँ पे वो अपने आप से काम कर सकते हैं और वो सबऑर्डिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये स्टेटमेंट गलत दी गई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को ही दोस्तों बराबर माना गया था, ना कि इसको सबऑर्डिनेट माना गया था। इतनी बात याद रहेगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये सबऑर्डिनेट नहीं था भैया, इसको इक्वल माना गया। तो स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे फॉल्स हो जाती। क्या हो जाती दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ये बात तो सही करी गई है कि भाई ब्रुसेल जो है उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट है, विद अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। यहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा ब्रुसेल्स में फ्रेंच का भी और डच का भी। ठीक है, और फ्रेंच और डच कम्युनिटीज का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट हम लोग तो बात करते थे सर कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जब ब्रुसेल्स की बात होती है तो सर यहाँ पे डच तो 20% थे, मगर फ्रेंच जो थे यहाँ पे कितने थे? 80% थे। बट अगर कंट्री लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो ये कंट्री लेवल पे डच जो थे 59% थे और ये जो फ्रेंच थे ये 40% थे। तो अब यहाँ पे अगर ब्रुसेल्स मतलब कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंच ने डच की बात मानी, और कंट्री के लेवल पे बात करें तो यहाँ पे डच ने किसकी बात मानी? फ्रेंच की बात करी। तो इक्वल अंडरस्टैंडिंग से ही काम चलता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन से ही काम चलता है, लड़ाई झगड़े से काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ क्या मानी जाएगी? फॉल्स मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स मानी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका advocated for an independent Sinhala state in the northern and the eastern parts of the country। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कहीं ना कहीं श्रीलंका में ये बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंट सिंहला स्टेट बनना चाहिए नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। भैया यहाँ पे जो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो बात चल रही है ना, वहां पे बात चल रही थी तमिल्स की, ना कि सिंहला की, क्योंकि सिंहला तो ऑलरेडी 74% जो है वो कहीं ना कहीं एरिया कवर करके बैठा हुआ था। कैसे बैठा हुआ था भैया 74%? यहाँ पे बात करें हम लोग तो अगर इस तरीके से हम लोग फॉर एग्जांपल श्रीलंका को बनाते हैं तो जो तमिल्स है तो तमिल्स यहां से इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे एरियाज में यहां पे मुस्लिम कम्युनिटी बटी हुई थी, और मैक्सिमम एरिया जो है दोस्तों, मैक्सिमम एरिया अगर ये जो मैं अगर ग्रीनिश करूं तो ये मैक्सिमम एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? वो था सिंहला के पास। मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है, यहां पे ये डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट इलम चाहिए, मतलब सेपरेट स्टेट चाहिए। ये वेस्ट जो है पूरा सिंहला के पास, ये साउथ जो है पूरा सिंहला के पास, मतलब 74% जो है वो दोस्तों पूरा सिंहला के पास था, और बाकी जो एरियाज थे वो तमिल्स के पास थे, या मुस्लिम कम्युनिटी, या हम लोग यहाँ बुद्धिज्म की सॉरी हम लोग बात करें यहाँ पे हिंदुइज्म की, या हम लोग बात करें क्रिश्चियंस की। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा बटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है वो तमिल्स की डिमांड थी, ना कि यहाँ पे सिंहला स्टेट की डिमांड थी। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे गलत हो गया। क्या हो गया स्टेटमेंट दोस्तों? यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो ये ट्रू और फॉल्स से हम लोग बाहर निकल के आते हैं और हम लोग आ जाते हैं सबसे कठिन स्टेप्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एजर्शन और रीजन। और एजर्शन और रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए तो एक एक एजर्शन को और रीजन को हम लोग समझेंगे और यहाँ बताएंगे कि ये स्टेटमेंट सही दिया है कि गलत दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर कि ये टॉपिक हमें ऐसे समझ में नहीं आया, तो आप और आसान कर दीजिए, वो बिल्कुल मैं समझाऊंगा आपको। एजर्शन क्या देता है? श्रीलंकन सिंहला मेजॉरिटी गवर्नमेंट परस्यूड पॉलिसीज टू एस्टैब्लिश सिंहला डोमिनेंस। तो श्रीलंका की जो सिंहला मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं सिंहला डोमिनेंस उस श्रीलंका नाम की कंट्री में चाहती थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि आप लोगों को पता है सर जो परसेंटेज है वो है 74%, तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस तो चाहती है, तो परसेंटेज कितना? 74%। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो क्या दिया गया है दोस्तों? 100% सही दिया गया है। क्या दिया गया है? 100% सही दिया गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ भाई हमें रीजन भी तो देता है, बोलता है the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिंहला कम्युनिटी है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी जब गवर्नमेंट बनेगी तो उनकी मेजॉरिटी होगी यहाँ पे,
लीडिंग टू मेजोरिटेरियन मेजर्स फेवरिंग सिंहला इंटरेस्ट। और यहाँ पे जब मेजोरिटेरियनिज्म सिस्टम आएगा तो वो मैक्सिमम जी सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका भैया, सिंहलास का, ना कि तमिल्स का, ना कि बुद्धिस्ट, ना तो यहाँ पे हिंदूज का, ना तो इस्लामिक्स का, या ना तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई मुस्लिम्स का, ना इस्लाम्स का, ना यहाँ पे हिंदूज का, ना क्रिश्चियनिटी का। तो ये सपोर्ट किसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे सर यहाँ पे सिंहला स्पीकर्स का। किसका करेंगे, सिंहला। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पे सही दी गई है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे 100% यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने आता है। क्या कहता है, बोलता है डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसीज इन श्रीलंका लेड टू इंक्रीज एलिनेशन अमंग द तमिल पॉपुलेशन। अलग अलग तरीके से गलत गलत जो इन लोगों ने पॉलिसीज बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ सिंहला पढ़ेंगे, गवर्नमेंट जॉब जो है सिर्फ सिंहला की लगेगी। ये सब होने के कारण कहीं ना कहीं ये एलिनेटेड फील करने लगते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन उनको लगने लगता है। किसको, तो वो तमिल्स को लगने लगता है, क्योंकि वो 18% थे, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में भी देखा जाए तो उनका नंबर ज्यादा था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही दी गई है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही दी गई है। तो 32 का जो एजर्शन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, ट्रू। रीजन अगर ये यहाँ पे बोलता है द एडॉप्शन ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स सच एज रिकॉग्नाइजिंग सिंहला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे जब एडॉप्शन किया गया मेजोरिटेरियन मेजर्स का, जिसमें सिंहला को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर सिंहला एप्लीकेंट, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसको दिया जा रहा था, सिंहला एप्लीकेंट्स को। फ्यूल्ड फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूल्ड मार्जिनलाइजेशन, कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ मार्जिनलाइजेशन चल रहा है। एंड डिस्कंटेंट अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, और ये किसके बीच में डिस्कंटेंट क्रिएट होता है दोस्तों, तो श्रीलंकन तमिल्स के बीच में यहाँ पे डिस्कंटेंट जो है दोस्तों यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों 100% सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है भाई, बोलता है द बेल्जियम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस टू प्रमोट यूनिटी। तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करा लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस को, और क्रिएट की कहीं ना कहीं कंट्री की यूनिटी की बात, और यही जो है सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज रहा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है 100% दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ रीजन जो देता है वो बोलता है बेल्जियम लीडर्स amended the constitution multiple times नहीं सर, 4 times, 1970 से लेकर 1993, to work out an arrangement that enable diverse linguistic communities। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्कआउट करना है हम लोगों को उस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के हिसाब से, to live together, सही साथ में रहने की बात हो रही है यहाँ पे, विद इन द सेम कंट्री, और सेम कंट्री में साथ में रहना है, डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो, हमें एक ही कंट्री में एक साथ में रहना है। और जो चेंजेस चाहिए वो तो बेल्जियम के लीडर्स करने को तैयार है दोस्तों यहाँ पे। डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं रीजनल डाइवर्सिटी तो है, बट यहाँ पे यूनिटी की भी बात कर रहा है। कौन भाई, बेल्जियम के लीडर्स। बिल्कुल सही बात करी गई है, स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही दिया गया। ठीक, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए डच और फ्रेंच की जो स्पीकिंग वाले जो भी लोग होंगे, मतलब डच लैंग्वेज बोलने वाले या फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, उनका जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा वो इक्वल होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों? बिल्कुल स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है कि उन दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है तो। मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, अब यहाँ पे डच भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है। ensuring that decisions are made collaboratively without unilateral dominance by a single community। एक सिंगल कम्युनिटी का डोमिनेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे सबका डोमिनेंस होना 100% जरूरी है। बिना सभी के डोमिनेंस के ये काम नहीं चल पाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट भी जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। बोलता है स्टेट गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैव सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी एंड आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है बेल्जियम में, उसकी सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी मतलब उसका खुद का एक स्टेटस है, उसकी खुद की एक पावर्स है, और ये कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही दी गई है? बिल्कुल स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है और बात बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या देता है, Many powers of the central government have been devolved to the state government। बहुत सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। ऑफ द 2 regions of the country granting them substantial
ऑटोनॉमी इन द गवर्नेंस एंड द डिसीजन मेकिंग। अब वो यहाँ पे ऑटोनॉमी भी क्रिएट कर रही है और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे क्रिएट दोस्तों कर पा रही है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है 100% दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? द फेलियर टू अकोमोडेट तमिल्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इन श्रीलंका लेड टू द एस्केलेशन ऑफ द टेंशन। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तमिल डिमांड जो थी, तमिल डिमांड ये थी कि नॉर्थ एरिया और हमें ईस्ट एरिया दे दो भैया इलम बनाने के लिए, मगर सिंहला ऐसा नहीं चाहते थे, मेजोरिटी अपनी चाहते थे क्योंकि वो 74% थे और कहीं ना कहीं रिलीजन वाइज वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तमिल्स की बात नहीं कर पा रहे थे, तमिल्स की बात नहीं सुनते थे, इसीलिए वहां क्रिएट होता है कहीं ना कहीं भाई टेंशन। बिल्कुल सही बात है, टेंशन तो क्रिएट होगी भाई। Despite repeated request, back to back repeated request करने के बाद भी for recognition of the Tamil language rights and regional autonomy, Tamil demands were consistently denied. Back to back यहाँ पे request करने के बाद भी यहाँ पे इनकी जो डिमांड थी उसको continuously दोस्तों denied किया गया, exacerbating grievances and contributing the escalating tensions between community। और इसके कारण कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पे टेंशन दोस्तों क्रिएट हो जाती है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही दी गई है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका वर एडवोकेटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। 1980s के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं तमिल जो थे वो सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे, कह रहे थे हमें भैया सेपरेट स्टेट चाहिए विच इज नोन एज द ईलम। नॉर्थ और ईस्ट एरियाज में वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि हमारा सेपरेट कर दीजिए साहब आप तो, ठीक है, मगर ये सिंहला ऐसा नहीं चाहते। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों जो है 100% यहाँ पे सही दी गई है। द डिनाइल ऑफ द ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी टू तमिल प्रोविंसेस, जब यहाँ पे डिनाइड किया गया, उनकी बातों को डिनाई कर दिया गया, तब यहाँ पे बात होती है तमिल प्रोविंसेस फ्यूल डिमांड फॉर अ सेपरेट तमिल इलम। तब से वो डिमांड करने लगते हैं सेपरेट तमिल इलम की। विद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में बताया था, एलटीटी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, वेनुपिल्ले प्रभाकरन, ठीक है भाई, इमर्जिंग टू चैंपियंस द कॉज ऑफ तमिल सेल्फ डिटर्मिनेशन। कहीं ना कहीं तमिल के सेल्फ डिटर्मिनेशन की कहीं ना कहीं बात हुई और तमिल चाहते थे कि हमें क्या हो भाई, हमें सेपरेट जगह दी जाए और हम लोग सिंहला से अलग होना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों 100% यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। क्या कहता है? The strained relation between the Sinhala and the Tamil community in Sri Lanka escalated into the civil war। अब यहाँ पे ये जो डिमांड करी गई थी तमिलियंस के द्वारा, 18% तमिलियंस के द्वारा, जब ये नहीं मानी गई तो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है भाई टेंशंस। और टेंशंस किसके बीच पे क्रिएट होती है दोस्तों? तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल और सिंहलास के बीच में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही दी गई है? स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही दी गई है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्या रीजन है? डिस्ट्रस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटी। अब डिस्ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तमिल्स के बीच में ओवर इश्यूज सच एज लैंग्वेज राइट्स एंड रीजनल ऑटोनॉमी। तो लड़ाई किसकी है भैया? लैंग्वेज राइट्स की, मतलब लैंग्वेज की लड़ाई है, और रीजनल ऑटोनॉमी की लड़ाई है। एस्केलेटेड इनटू वाइड स्प्रेड वायलेंस, इसके कारण क्या हो जाता है? वायलेंस क्रिएट होता है लोगों के बीच में, अल्टीमेटली कल्मिनेटिंग इन द डेवास्टेटिंग ऑफ द सिविल वॉर। और ये फाइनली किस में एंड होता है? सिविल वॉर में, जो कि श्रीलंका में खत्म होता है 2009 में। 2009 मतलब 2009। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 बहुत ही शानदार और छोटा सा क्वेश्चन है। बोलता था सिविल वॉर इन श्रीलंका कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो 1980s के बाद में स्टार्ट हुआ था। कहीं ना कहीं रेसेंटमेंट क्रिएट हो गई थी श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम्स और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटीज या हिंदुइज्म के जो लोग फॉलोअर्स थे उनके। क्यों? क्योंकि इनको माइनॉरिटी मान लिया गया था और हर तरीके से इनको हटा दिया जा रहा था। ठीक है भाई, in Sri Lanka resulted in significant loss of life, displacement and economic setback। तो सिविल वॉर में तो सभी का नुकसान होता है दोस्तों यहाँ पे, और ये काफी सेटबैक्स भी रहा, मतलब लोगों के पास पैसे कमाने के लिए नहीं और एक जगह से दूसरी जगह इनको डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ा था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वाइड स्प्रेड जो है वायलेंस क्रिएट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द सिविल वॉर लेड टू द लॉस ऑफ 1000 ऑफ लाइव्स, और यहाँ पे बोलता है 1000 ऑफ लाइव्स का जो है बहुत नुकसान हो जाता है यहाँ पे। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, अब इसके कारण फैमिलीज को एक जगह से दूसरी जगह अपने घर के लोगों को लेके या जितना भी
सामान है उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, एंड इन्फ्लिक्टेड सीवियर इकोनॉमिक सेटबैक्स अंडरमाइनिंग द कंट्री सोशल कल्चरल एंड द इकोनॉमिक सेटबैक्स। तो कहीं ना कहीं कंट्री की सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो धीरे धीरे करके बदतर से बदतर से बदतर हो जाती है, मतलब खराब से खराब से खराब हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे 100% सही दी गई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है डीपीपी नंबर 2 का, उस पर हम लोग आते हैं। क्या कहता है, डिस्पाइट इट्स प्रीवियस इकोनॉमिक सक्सेसेस श्रीलंका फेस सीवियर सेटबैक ड्यू टू द सिविल वॉर। अच्छी खासी इकोनॉमिक प्रोग्रेस चल रही थी 1956 से लेकर 1980, बट हुआ क्या कि सिविल वॉर क्रिएट हो गया। सिविल वॉर के कारण सभी का नुकसान होता है दोस्तों, वो हम लोग बात करें सोशली, वो बात करें हम लोग पॉलिटिकली, वो बात करें हम लोग कल्चरली, वो बात करें हम लोग इकोनॉमिकली, सभी तरीके से हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। रीजन क्या था, द आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर डिस्टरप्टेड द कंट्रीज प्रोग्रेस इन एरियाज सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हर एक एरियाज में यहाँ पे इसका डेंट पड़ा, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। वो एजुकेशन की बात करें, वो हेल्थ की बात करें, या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, ओवरशैडोइंग इट्स प्रीवियस अचीवमेंट्स एंड causing a profound setbacks to its social, cultural and economic well-being। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक वेलबींग में भी कहीं ना कहीं बहुत गहरा नुकसान यहाँ पे इन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डीपीपी नंबर 2 जो है वो समाप्त होता है दोस्तों, और आप लोगों को पता चल चुका है कि ये पूरे क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, और ये डीपीपी के क्वेश्चन जो है आपको टॉपिक के बाद मिल चुके थे, जिसको आपको डाउनलोड करना था और आंसर्स आपको देखने थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इस साल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आया बहुत सारे फीचर, जिसमें से कुछ सेलिएंट फीचर्स दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल। आप करना क्या है, तो बढ़ेगा इंडिया जब पढ़ेगा इंडिया। तो भाई पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस चैनल को लोगों तक के पहुंचाने का काम करें, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जितने लोगों का फायदा हो सकता है उन तो सब तक के ये चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाएं, मैक्सिमम लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।